5 घंटे स्कूल में रहा और प्रॉपर स्टडी किया स्कूल में, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को घर जा कर के कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसके साथ एक पॉइंट ये जुड़ना चाहिए कि घर में जब बच्चा जाए, जब भी उसकी माँ या पिता को जब भी समय मिलता है, स्पेशली माँ ही जनरली घर में रहती हैं, तो वो बच्चे के साथ 1 से 2 घंटे समय ज़रूर व्यतीत करें। जो स्कूल में उसको पढ़ाया गया वो बच्चा घर में स्टडी करे, जो भी उसको होमवर्क क्लास वर्क कराया गया उसी का बस रिवीजन उसको करना है घर में। हाँ, अगर बच्चे को रिवीजन के समय कहीं कोई डाउट होता है तो वो अगर उसको समझ में नहीं आए तो वो वहाँ अंडरलाइन कर सकता है और नेक्स्ट डे स्कूल में आकर के वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है टीचर से। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस क्रिया को बच्चे और हम सब मिल करके या उनके अभिभावक मिल करके करेंगे तो बच्चों को कभी ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा तो मानना यही है कि जो स्कूल में कराया गया वो बच्चा घर पे जा कर के होमवर्क क्लास वर्क करेगा तो उसे, और जो डाउट्स रहेगा वो नेक्स्ट डे टीचर से क्लियर करेगा तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपनी अभिजीत तिवारी के साथ और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आज आए हुए हैं सेरिन सोनी स्कूल, पब्लिक स्कूल में, जो कि गोइठा और सत्यम नगर में पड़ता है। और हमारे सामने जो है प्रबंधक जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर मिलिंद कुमार सिंह प्रबंधक हैं और निरुपमा सिंह जो प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले जो है हम सर से ये आग्रह करेंगे कि सर आप अपना परिचय दें, अपने माध्यम से, अपने जुबान से, आपके शब्दों के द्वारा स्कूल का भी पूरा परिचय। डॉक्टर एम.के. सिंह जो है, हमने फिजिक्स विषय में जो है पीएचडी की हुई है और 6-7 वर्ष जो है मैंने बीएचयू में रिसर्च एसोसिएट के पद पे कार्य किया है। मेरी पत्नी जो यहाँ की प्रिंसिपल भी हैं, एक प्ले स्कूल के रूप में एक विद्यालय हमारा कासिन क्लब में भी चलता है, वहाँ चलाती थी। फिर हम लोगों ने निर्णय किया कि जो है शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए, तो इस विद्यालय की हम लोगों ने स्थापना की और हम दोनों लोग मिलके इसमें बराबर लगे हुए हैं, ठीक है। और नई नई चीज़ें जो है, जो भी चीज़ें हैं उसमें उसको शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा सर अपने जो हमारा स्कूल है सेरिन सोनी, इसके विषय में भी बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई, फिर हम मैडम से भी सवाल शुरू करें। सेरिन प्ले स्कूल के रूप में जो है सन 2008 में इसकी स्थापना हुई और मैडम ही इसको संचालित करती थी और इन्होंने उसमें काफ़ी परिश्रम किया। और सेरिन सानी शब्द का एक अर्थ होता है, सेरिन सानी का अर्थ है शांत बुद्धिमान बच्चा। तो वो थीम भी हम लोगों ने उसी से चुनी है कि बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाए कि वो शांत और बुद्धिमान हो जाए जो है। तो इसीलिए इस स्कूल का नाम जो है सेरिन सानी रखा गया। तो पहले सेरिन सानी प्ले स्कूल के नाम से था और ये ब्रांच हम लोगों ने जो है प्राइमरी से मतलब मिडिल स्कूल तक की जो है, मतलब क्लास नर्सरी से 8वीं तक का यहाँ खोला गया है, ठीक है। तो यही है जो है सेरिन सानी का। मैडम, जो कि आप प्रिंसिपल है और कहा जाता है कि बिना प्रिंसिपल के किसी भी बच्चे का जो है निर्माण नहीं हो सकता, तो आप अपना परिचय दें हमारे चैनल को, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं निरुपमा सिंह, सेरिन सानी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। सर्वप्रथम मैंने सेरिन सानी प्ले स्कूल को 2008 में स्थापित किया, जो कि कासिन क्लब में विद्यमान है। उसके बाद हमारे जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनके सहयोग से उनकी इच्छा अनुसार ही हमने 2018 में सेरिन सानी पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पे डॉक्टर मिलिंद कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा यहाँ इस विद्यालय की स्थापना हुई। जी सर, अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे हम आपको पहले पत्रक दिए हुए थे कि सवाल है, तो सर सबसे पहला सवाल 2014 के पहले की शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा में आपको क्या अंतर लगता है? जी, एक मैं शिक्षाविद से पूछ रहा हूँ ना कि प्रबंधक से। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जो है हर 10-15 साल के बाद एक सुधार की आवश्यकता होती है। समय के अनुरूप जो है शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए और सरकार ने इस दिशा में कदम भी उठाया। तो
डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है शिक्षा में एक व्यापक सुधार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से था, उन्होंने एक नई शिक्षा नीति जारी की जो 2020 में जारी की गई, जो है लागू की गई। परंतु जो है उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आने के कारण उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ। तो अब जो है 2022 के बाद से वो उस नए रूप में जो है लागू की जा रही है। तो नई शिक्षा नीति जो का मेन उद्देश्य था कि जो पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, जो है कि देखिए बदलते हुए क्रम में जो है आज का युग जो है एक मतलब ट्रेडिशनल शिक्षा के अलावा एक व्यावसायिक शिक्षा, जो मतलब पारंपरिक शिक्षा के अलावा व्यावसायिक शिक्षा की, ताकि रोजगार परक शिक्षा बच्चों को मिल सके। तो उसमें इस चीज़ को जो है शामिल किया गया और बहुत नई चीज़ों को और भी शामिल किया, जैसे बेसिक शिक्षा के लिए और का संरचना अलग बनाया गया, उच्च शिक्षा की संरचना अलग बनाई गई। तो बेसिक शिक्षा में उन्होंने 5+3+3+4 का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। तो जो 5 का मतलब है नर्सरी टू क्लास सेकेंड, 5 क्लास ये हो गए। तो इसको जो है बेसिक लेवल बोला जो है। फिर उसको बेसिक क्या उसका टर्म मुझे भूल रहा है, फाउंडेशन लेवल, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास 3rd to 5th जो है प्रिपरेटरी लेवल है। फिर 6 to 8 जो है मिडिल लेवल है। उसके बाद 9 to 12 जो है सेकेंडरी लेवल जो है। तो उसमें जैसे पहले जो है भाषाओं का बड़ा जोर दिया जाता था, तो जनरली जो है बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो जो जिस जगह पे रहते हैं तो वो पहले अपनी लोकल लैंग्वेज सीखते हैं, वो बोलचाल उसी में करते हैं। तो उनकी जो समझ है उस लोकल लैंग्वेज में ही डेवलप होती है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें जो है जो है लोकल लैंग्वेज मतलब मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पे जोर दिया गया है, ताकि बच्चों को विषय को समझने में बहुत आसानी हो सके। तो क्लास 5 तक जो है मतलब प्रिपरेटरी लेवल तक ये कहा गया है कि जो है आप जो है मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में जो है पढ़ाई को कराएं, ताकि बच्चे जो है विषय को अच्छे से समझ सकें, उनमें वो गहराई आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ देखिए, जैसे इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और वो बहुत आवश्यक है हायर एजुकेशन के लिए। अगला सवाल मेरा इसी पर था। अगला सवाल अच्छा इसी पर था। हाँ। और इसको हम सवालों के उसमें रखते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके, अब मैं मैडम से थोड़ा सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, अगर देखा गया है कि जो बच्चा प्री में मतलब एकदम नर्सरी में, अगर मैं अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में नर्सरी उसको बोल दूंगा, मैं नर्सरी पढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, तो उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? और अपने टीचर को, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे आप क्या मतलब उम्मीद करती हैं, किस तरीके से वो बिहेव करे? सेरिन की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल की। देखिए, आपने जो हमसे क्वेश्चन पुटअप किया नर्सरी के बच्चों को, देखिए वो दूसरों को बहुत कठिन लगता होगा। हमको तो छोटे बच्चों से इतना लगाव है कि हम उनको बहुत अच्छे से टैकल करते हैं और हमारे शिक्षक लोग भी बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, क्योंकि हमने जो भी अध्यापक हमारे यहाँ हैं वो एक लंबे समय से हमारे विद्यालय में कंटिन्यू हैं, तो इसलिए उनको उस कार्य को करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और 2008 से हमने बताया ना कि 2008 से 2018 तक हम उसी फील्ड से जुड़े रहे। हमने छोटे बच्चों के साथ अपना क्या करती है वो पूछ रहे हैं। हमने उन बच्चों के साथ अपना जो एक समय होता है हमने खुद ही बिताया हुआ है। उन बच्चों को सबसे पहले तो बच्चा एक माँ जब अपने बच्चे को स्कूल में लेकर के आती है तो उस बच्चे की उंगली पकड़ के लेके आती है। ये बड़ा कष्टकारी माँ के लिए समय होता है जो स्कूल में छोड़ती है, और आप लोग के हवाले सर उस अपने बच्चे को उंगली पकड़ के या गोदी में लेकर के आती हैं। तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ अध्यापक और हम लोगों का रोल यही होता है कि उस बच्चे को एक स्कूल में माँ का रोल मिले। अध्यापक के साथ साथ एक माँ का रोल भी होना बहुत ज़रूरी है। उसको वो एटमॉस्फेयर मिले, वो वातावरण मिले, वो अपने घर जैसा फील करे। उनको खेल के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से, और जो एक्स्ट्रा करिकुलम होता है स्कूल का, उसके माध्यम से सबसे पहला काम होता है कि बच्चे को स्कूल रोकना,
कि वो बच्चा स्कूल कैसे रुके हैं। फिर उसके बाद तो बच्चे को तो पढ़ाई करनी ही करनी है आगे चल कर के, राइट। और वो बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ करके आता है स्कूल में, और बाद में जब वो निकलता है वो अपने पंख खुद ही लेकर के निकलता है। आपने देखा कि किस तरीके से जो एक नर्सरी का बच्चा जो स्कूल्स में आता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और कितना ही एक सौम्यता के साथ उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। प्रबंधक सर, आपसे सवाल कि आखिर अगर जैसे कहा जाए, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे शब्दों से कह रहा हूँ कि बेरोजगार कौन है, तो मेरे डिफिनीसन में, ये मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मेरे डिफिनीसन में ये है कि जो इंग्लिश नहीं जानता, पूरी फ्लोटी एकदम इंग्लिश, वो बेरोजगार है। क्योंकि आज तक मैंने जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बहुत कम बच्चों को देखा है कि जो बेरोजगार हो। तो आपकी नज़र में सर, क्या अंग्रेजी भारत में इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइफ को अगर डेवलप करना है, बिल्ड करना है, तो बिना इंग्लिश हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते? फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का भी परीक्षा जब होता है तो जब इंग्लिश जब आप क्लियर हो जाता है आपका पेपर, तभी आपकी दूसरे सब्जेक्ट की भी कॉपी जचती है। और मैं एक बताना चाहूँगा कि हमारे सर यूपीएससी के मतलब टॉपर स्टूडेंटों में से रहे हैं और अच्छे हाँ रहे हैं सर। एक नौकरी पाना और एक विद्वान होने में अंतर है। यूपीएससी के एस्पिरेंट रहे जी। बस। तो ये सब कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, देखिए ये सवाल के कई पहलू हैं, ठीक है। पहला तो पहलू ये है कि जिसे ये कहना उचित नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप बेरोज़गार रहेंगे। जो है पहली चीज़, इसका उदाहरण हम इस तरीके से देते हैं। आप देखिए, विश्व में माइक्रो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जो कंट्री है, बहुत आगे है, मतलब और भी कंट्रियाँ हैं, देश हैं, उसमें जापान है, ठीक है। जापान में जो है जापानीज़ लैंग्वेज में ही सारी पढ़ाई होती है। वो इंग्लिश उनकी बड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। दूसरी तरफ से आप चाइना को ही देख लीजिए, जो है चाइना भी वहाँ अपने लोकल जो उनकी मंडारिन लैंग्वेज है उसी में करते हैं। उनके शेयर मार्केट से लेके तो ताइवान है, तो लेकिन वो बहुत आगे हैं, ठीक है। तो भाषा का पहले कोई भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेन बात है कि जैसे आपको वो विषय का ज्ञान होना चाहिए, टेक्निकल है तो वो टेक्निकल वो स्किल होनी चाहिए। उसमें भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है। तो आप अच्छे वक्ता हैं, आपको अच्छा बोलना है, तो वहाँ सुनने वाला उस भाषाई का है, तो आप उस भाषा में बोलेंगे। यहाँ का ये एक है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये सब चीज़ें भी बहुत आसान हो गई। भाषा का भेद मिट गया है, गूगल पे लोग तुरंत चीज़ ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो हमें नहीं लगता। दूसरे, हाँ, इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो अधिकतर देश में जो है वही मान्य है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश का भी जानना आवश्यक है, ये इसलिए। लेकिन ये मन में भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। देखिए, कोई सी भाषा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब भाषाएं सम हैं, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। कि कोई भाषा ऊंची है, नीची है, हमें ये बोलना नहीं आता तो हम पिछड़े हुए हैं, या हम उससे जो है डिमोरलाइज हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है मुझे इस चीज़ का एहसास और तब हुआ जब मैं जो है तीन महीने के लिए एक ट्रेनिंग के लिए यूएसए में गया था, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। तो हमारी भी जो है कम्युनिकेशन स्किल, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं। इंटर तक हिंदी माध्यम से पढ़े, बीएससी एमएससी में तो मान लीजिए साइंस का सब्जेक्ट हो तो इंग्लिश में करना है। लेकिन जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं थी। लेकिन वहाँ पे हमने ऐसा महसूस किया कि ये भेदभाव भारतवर्ष में है, इंडिया में है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ ये बस होना चाहिए कि आप कुछ चीज़ों को समझ है कि नहीं। तो भाषा इसमें समझ को डेवलप करने में बहुत रोल नहीं था। इसीलिए देखिए, जो मदर टीचर का कॉन्सेप्ट क्लास 2 तक दिया गया। दूसरी चीज़ क्षेत्रीय भाषा को दिया गया कि देखिए बच्चे पहले विषय की गहराई में जाएं, उसको पूर्ण रूप में समझें। तो वो जिस भाषा को समझ रहे हैं पहले उसी में समझें, उस टेक्निकल स्किल, उस विषय के उसको गहराई को समझें। तो उसमें भाषा, हाँ,
सारी बहुत भाषाओं का जानना भी बहुत आवश्यक है, हैं? और इंग्लिश का तो बहुत ही आवश्यक है, हैं? तो इसलिए तो जो बच्चा में जिस बच्चे में ये गहराई आ जाएगी विषय की जानने की गहराई, तो वो भाषा को क्यों नहीं सीख लेगा, वो इंग्लिश भी सीख लेगा जो है, तो वो भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई भेदभाव होना चाहिए जो है। मैडम आपसे सवाल कि आजकल देखा जाता है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने तो आते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी उनके लिए कोचिंग रखी जाती है, ट्यूशन रखी जाती है। तो क्या इतना लेबोरियस मतलब पढ़ाई हो गई है कि एक स्कूल की पढ़ने जो जहाँ पे 5 घंटे 6 घंटे बच्चा पढ़ता है, फिर घर जाके उसकी सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। यहाँ पढ़ा, फिर जाके होमवर्क किया, तब तक खेलने का समय निकल गया। तो क्या इतना लेबोरियस आप लोग का, मतलब आप लोग से मतलब तात्पर्य पूरे मतलब स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षा पद्धति या किताबों की जो वो किताबों की एक वजन से बच्चा दबा जा रहा है, मरा जा रहा है, कुचला जा रहा है। देखिए सर, जो आपने अभी क्वेश्चन किया, ठीक है, नो डाउट वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसमें एक ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है 4.5 घंटे 5 घंटे जो भी बच्चा पढ़ रहा है, वो उस बच्चे को कोचिंग की कभी आवश्यकता नहीं होगी। मुझे लगता है कक्षा 5 तक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा प्रयास और किया जाए तो 8वीं तक उसको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए नहीं ज़रूरत रहेगी, मुझे 7 से 8 पीरियड स्कूल में चलते हैं। 6 सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। गेम का पीरियड होता है बच्चों के लिए, फिर उसके बाद बच्चा घर जाता है। तो जो स्कूल में टीचर ने कराया 6 पीरियड 7 पीरियड में जो कराया, अगर घर में माँ उसके साथ, अगर बच्चे के साथ जब भी उसको समय मिलता है, शाम का समय या दोपहर का समय जब भी मिलता है, अगर माँ बच्चे के साथ 1 से 2 घंटे भी बैठती है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी बच्चे को ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। 5 तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती सर, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगला सवाल मैडम आपसे मेरा कि अगर देखा गया है कि बच्चे जो आते हैं, अगर मैं नर्सरी से लेके मैं 5 तक बात करूं या 6, 7, 8 तक, तो देखा गया है कि आजकल की अगर एजुकेशन पद्धति ऐसी हो गई है कि बच्चों की कोचिंग की आवश्यकता पड़ जाती है, या यूँ कहें हम ट्यूशन की आवश्यकता। छोटे बच्चों को तो ट्यूशन ही मिलती है। तो मैडम क्या एजुकेशन और किताबों का बोझ इतना दबा दिया है बच्चों को कि उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, वो बेचारे दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, खेलने का भी मौका नहीं मिल पाता, जबकि विकास के लिए, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? सर देखिए, बच्चा जो है स्कूल में, जो आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल था। बच्चा स्कूल में 5 घंटे मैक्सिमम बच्चा स्कूल में रहता है, और इन 5 घंटों में 7 पीरियड 8 पीरियड, किसी स्कूल में 7 पीरियड, किसी में 8 पीरियड चलाए जाते हैं। उसमें एक गेम का पीरियड है, एक्टिविटी का पीरियड। मान लीजिए 6 पीरियड तो बच्चा स्कूल में पढ़ता है। तो अगर बच्चा 5 घंटे स्कूल में रहा और प्रॉपर स्टडी किया स्कूल में, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को घर जा कर के कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसके साथ एक पॉइंट ये जुड़ना चाहिए कि घर में जब बच्चा जाए, जब भी उसकी माँ या पिता को जब भी समय मिलता है, स्पेशली माँ ही जनरली घर में रहती हैं, तो वो बच्चे के साथ 1 से 2 घंटे समय ज़रूर व्यतीत करें। जो स्कूल में उसको पढ़ाया गया वो बच्चा घर में स्टडी करे। जो भी उसको होमवर्क क्लास वर्क कराया गया उसी का बस रिवीजन उसको करना है घर में। हाँ, अगर बच्चे को रिवीजन के समय कहीं कोई डाउट होता है तो वो अगर उसको समझ में नहीं आए तो वो वहाँ अंडरलाइन कर सकता है, और नेक्स्ट डे स्कूल में आकर के वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है टीचर से। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस क्रिया को बच्चे और हम सब मिल करके या उनके अभिभावक मिल करके करेंगे तो बच्चों को कभी ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा तो मानना यही है कि जो स्कूल में कराया गया वो बच्चा घर पे जा कर के होमवर्क क्लास वर्क करेगा, तो उसे, और जो डाउट्स रहेगा वो नेक्स्ट डे टीचर से क्लियर करेगा, तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से मैं अभिभावकों के पास जब जाएगा तो ये सवाल आता है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत क्लियर तरीके से मैडम ने बता दिया कि किसी भी बच्चे को कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर आपसे यही सवाल है मेरा दूसरा कि आजकल जो गार्जियन है वो स्कूल से पहले कोचिंग खोजने लगते हैं, ट्यूशन खोजने लगते हैं कि अभी आप ही के स्कूल में आएंगे तो आप ही के टीचर से या आपसे संबंध करेंगे कि इनको ट्यूशन कहाँ लगा दिया जाए, कोई अच्छा दे दीजिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए आज के गार्जियन जो है जागरूक हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम गार्जियन से अनुरोध करना चाहेंगे कि जागरूकता के साथ जो है बच्चों को समय दें, ठीक है।
तो हमें नहीं लगता है कि वो कोचिंग उसकी ज़रूरत पड़ेगी 12वीं तक की कक्षा में, ठीक है। अगर स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डाउट्स जो मैम ने भी अभी बताया जो है उसको क्लियर कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि 8 उसमें 2 पार्ट आता है, जैसे 8वीं तक में जनरली जो है सारी गार्जियंस जो है लोग उसको पढ़ा लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में जो है साइंस और कुछ सब विषय ऐसे हैं जिसमें जो है जो बच्चों की माताएं हैं वो नहीं करा सकती हैं, पिता के पास समय नहीं रहता है, तो वहाँ ज़रूरत की पड़ सकती है। तो इसलिए गार्जियन लोग कोचिंग सोचते हैं कि बच्चा हमारा, एक चीज़ तो अच्छी है कि गार्जियन ये सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा जो है एकदम लगातार लगा रहे और उसको ज्ञान अर्जित होता रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा ये डिफ़र करते हैं कि कोचिंग के बजाय आप देखिए, हम लोगों ने अपने विद्यालय में बीच बीच में हम सारे बच्चों का, देखिए सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सारे बच्चों को एक प्लेटफार्म पे लाना है, ठीक है। तो हम उनका बीच बीच में टेस्ट या अदर माध्यम से मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है। तो उस मूल्यांकन में हम ये टीचर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं कि ये जो बच्चे का मन नहीं लग रहा है या जो घर पे समय नहीं दे, इसके लिए अलग से क्या किया जाए, हैं। तो वो उनके लिए कुछ अतिरिक्त कक्षाएं हम लोग यहाँ अरेंज करते हैं, न कि उनको कि प्रमोट करते हैं कि जाके वो ट्यूशन करें, ठीक है। तो वह बात वही है। तो ये अगर आप नियमित रूप से, अभी तो हमारा विद्यालय 8वीं तक है, तो अभी तो ये, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी जो है जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें अभिभावक उनको बैठाएं, उनको कराएं और टीचर से ही डाउट क्लियर कराएं, ठीक है। तो हमारे लगता है कोचिंग, हाँ, कोचिंग की आवश्यकता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पड़ती है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस समय बच्चे जो है मतलब गार्जियन जो है बहुत ज़्यादा आसान्वित हो गए हैं। जैसे 10+2 के बाद जो है इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्ज़ाम है, तो बहुत गार्जियन जो है उसकी तैयारी के बारे में सोचते हैं। तो भाई इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी का लेवल इस समय जो जेई और जो है नीट का जो एग्ज़ाम है उसका लेवल बहुत ऊपर हो गया है। तो अब देखिए मेन चीज़ ये है कि बच्चा विषय को जो है अच्छे से अगर पढ़ा है, ठीक है, तो उसको एक गाइडलाइन चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है और उसको हम करें तो वो बिना कोचिंग के भी सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसा कर नहीं पाते, उतने सिंसियर नहीं होते हैं, तो गार्जियन उनके पीछे लगते हैं। तो कोचिंग एक बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है और इस समय एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो कोचिंग की आवश्यकता इसके लिए है बस। लेकिन जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो है उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो फाउंडेशन है बच्चों का, जो मतलब नीट और मेडिकल के इंजीनियरिंग के लिए, उसको अगर विषय को, सारे विषय को, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी को किया जाए, हम मतलब नीट और इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत वो गाइड, आजकल इंटरनेट के युग पे तमाम पेपर्स, तमाम जानकारियाँ, तमाम यूट्यूब पे जो है जो क्या कैसे क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे बच्चों तमाम मिल जाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी जो है। मैडम आपसे ये सवाल है कि जैसा कि सर ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया, उसी उत्तर में से निकल के आया, मैंने नोट भी किया कि स्कूल में कई तरीके के बच्चे आते हैं। कुछ बौद्धिक क्षमता बहुत हाई लेवल पर रहती है, IQ लेवल, वो बहुत तेज़ सीखते हैं। यूँ मैं कहूँ कि सारे अर्जुन नहीं आते होंगे, कुछ तो एकलव्य भी होते होंगे, हैं। तो अब उस दौड़ में आप एकलव्य को अर्जुन कैसे बनाती हैं, क्या उसके लिए आपकी प्रक्रिया, ये सिर्फ मैं मैडम से सुनना चाहता हूँ। सर देखिए, बात सही कहा आपने, हर बच्चा इक्वल नहीं होता है, क्योंकि हर क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, हर घरों से बच्चे आ रहे हैं, तो वो बराबर तो नहीं होंगे। कोई बच्चा बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा थोड़ा सा उससे लो होगा। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि जो बच्चा अच्छा है वो तो अच्छा करेगा ही करेगा। जो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है या जो भी उसके कारण है, तो उन बच्चों को भी उसके लेवल पे लाने के लिए हम लोगों का प्रयास यही है कि उसमें लोग रहता है, लेकिन उसमें अभिभावक की सहमति ज़रूरी होती है कि हम, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं बच्चों का, 1 घंटे या उससे ज़्यादा भी समय ले सकते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि वो बच्चे भी उन बच्चों के बराबर हो जाएं। आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं सेरिन सोनी स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मिलिंद कुमार सिंह और प्रिंसिपल नीरू कुमार सिंह को।
हम सवालों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मित्रों, जैसा मैं अक्सर बताता हूँ कि 15 मिनट 20 मिनट में किसी भी व्यक्तित्व को हम दिखा नहीं पाते, इसीलिए इसको हम जो है सीमित अवधि में कर रहे हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी सर से मैं पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, अगर देखा जाए तो आजकल एक बड़ा ही ज़बरदस्त भारत में फैला हुआ है फीस वृद्धि को लेके। फीस जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डेवलपमेंट। जैसे आप अंडरस्टूड है, ये जनता भी जानती है, अंडरस्टूड किसी स्कूलों की बात करें तो इस पर आप क्या हर साल ही वो 20% 25% बढ़ा दे रहे हैं, तो इससे अभिभावक को कितना प्रभाव पड़ता होगा, कुछ इकोनॉमिकली बताएं। नहीं, देखिए फीस वृद्धि का भी जिसे मानक होना चाहिए जो है, और कई प्रदेशों में इसका मानक है भी जो है। उत्तर प्रदेश में भी एक नियमावली बनाई गई है कि फीस वृद्धि आप इतने % ही कर सकते हैं। हमारे ख्याल से शायद 10% है। तो अब फीस वृद्धि जो है महंगाई के अनुसार की जाती है, समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे टीचर्स की और स्टाफ की सैलरी बढ़ाई जाती है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसके अनुरूप जो है फीस वृद्धि की जाती है। लेकिन उसका एक उचित मानक होना चाहिए और तो उसी के अनुसार फीस की वृद्धि होनी चाहिए। गार्जियन पे बहुत लोड नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसका बहुत दबाव नहीं होना चाहिए। जी मैडम, आपसे सवाल कि ऐसा हमारे स्कूल में क्या है कि बच्चे हमारे के यहाँ आएँ और पढ़ें। ये मैं प्रमोशन के एवरेज से मैं पूछ रहा हूँ कि सेरेन सोनी स्कूल में क्यों बच्चा पढ़ने आए। 5 टॉपिक्स पे हम बात, इस पे आप हमको वो कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। सर देखिए, बच्चा स्कूल में आता है, ठीक है, उसको तो सबसे पहले छोटे बच्चों को होमली एटमॉस्फेयर, घर जैसा माहौल मिलना चाहिए, और जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और जो एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए वो भी होना चाहिए, और हम लोग देना भी चाहते हैं और पूरी कोशिश है कि हम लोग दें उस चीज़ को। और बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनका जो खेल कूद के संसाधन हैं वो भी उनको पूर्णतया उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और उसमें एक पॉइंट हम और भी आपके साथ जोड़ना चाहेंगे कि हम लोग बच्चों को क्लास 5th से ही 6 से ही बच्चों को साइंस लैब भी ले जाना चाहते हैं, और वो हमने किया हुआ है कि बच्चों को, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी है कि जो बच्चों को साइंस हुआ, आपका सोशल स्टडी हुआ, ये सारी चीज़ें उनको उस प्रैक्टिकल और एक्टिविटी के माध्यम से कराई जाए। वो हम लोग बच्चों को पूरा देना चाहते हैं, दे भी रहे हैं, और आगे आने वाले समय में और भी जितना प्रयास हो सकेगा हम लोग उन बच्चों के साथ करेंगे। और इसके साथ हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंटल और वोकल भी कराते हैं, जो कि आपके एजुकेशन के साथ साथ वो भी बच्चों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम लोग का मानना है कि म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चों का कंसंट्रेशन बनता है उससे। तो इसलिए हमने क्लास 1 से ही बच्चों को उस चीज़ से जोड़ रखा है। सर, इसको मैं थोड़ा सा आपसे दूसरे तरीके से पूछ दे रहा हूँ कि ऐसी क्या मतलब आप एक्टिविटीज़ करते हैं, या मैं यूँ कहूँ, इसको 2 क्वेश्चन इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ जल्द उसमें, कि आपके टीचर, क्योंकि मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, डाउट भी नहीं है कि आप किस लेवल पे स्कूल चला रहे हैं, इसमें कोई नहीं, लेकिन मेरे दर्शकों को ही जानना है, मुझे नहीं, कि टीचर्स की एबिलिटी जो अर्हताएँ आपने रखी हैं वो क्या रखी हुई हैं। और दूसरा ये कि किस बच्चों में क्रिएटिविटी जो होती है, एक रचनात्मक कार्य को आप किस तरीके से प्रमोट करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि टीचर की क्या अर्हता रखी है। तो जो CBSE का जो मानक है, B.Ed D.El.Ed, ठीक है, और ये सब जो भी मानक है उनका, उसके अंतर्गत ही हमने सारे अध्यापकों और अध्यापिकाओं की नियुक्ति की है। वो एक ट्रेनिंग कोर्स है, बिना उसके जो है अध्यापक में वो स्किल नहीं आ पाती है, ठीक है। और जैसे नर्सरी क्लास के लिए वो क्या होता है, ENTT जो है, ठीक है, कि नर्सरी के बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, तो हमारे यहाँ हमने उसको पूरी प्राथमिकता पे रखा हुआ है, और वो आवश्यक भी है, बिना उसके कोई विद्यालय चला भी नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि मिस कर रहे थे। दूसरा प्रश्न ये है कि किसी बच्चे के अंदर आप जो प्रतिभाएं हैं,
कैसे मतलब उस कैसे रचनात्मक उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहले हम लोग बहुत जब अपने समय में पढ़ाई किया करते थे तो कोटेशन आता था, आओ करके सीखें, राइट। और नए एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत पहले की बात है, ये डूइंग लर्निंग बाय डूइंग सेम कंसेप्ट है। तो ये नए एजुकेशन पॉलिसी में इस पे जोर दिया गया है कि बच्चे कैसे एक्टिविटी प्रैक्टिकल इन माध्यमों से और जो सामाजिक रूप में जो घटनाएं देख रहे हैं उससे जोड़ते हुए चीज़ों को सीखें, तो वो फिर उनको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे जो रटने वाली जो है कि उसको रट लिए, एग्ज़ाम में लिख लिए, नंबर पा लिए, ठीक है, उसके बाद वो भूल गए, ठीक है। लेकिन जब तक उसकी गहराई से उसके मतलब कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब वो हमेशा अमिट नहीं हो पाएगा। वो हमेशा तभी याद रहेगा जब उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? जब ए से बी, बी से सी, सी से डी पे चलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही तो उसमें कई छोटी छोटी एक्टिविटी है उसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है, ठीक है, मान लीजिए 6 से 8 के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अब उसमें जो है फिजिकल ज्योग्राफी में रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, मौसम हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद इसी के साथ और जब हिस्ट्री, जैसे मतलब एक विषय का दूसरे विषय में इंटरकनेक्शन भी है। तो जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो एक विषय से दूसरे विषय में आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे हिस्ट्री की डेट्स है, जैसे आप हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जो है इस साल में ये पीरियड में ये थे, इस पीरियड में ये थे, फिर उनका एरिया ये था, पॉलिटिकल बाउंड्री, राइट। तो वहाँ देखिए ज्योग्राफी वाला टर्म आ गया, जो है नक्शा मैप आ गया, तो ये जब एक दूसरे को मिक्स करके और उसको जैसे मैप रहना चाहिए। हमने देखिए सारे क्लास में जो है ना सारे मैप लगवाए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ाइए तो उसका डेट्स भी पढ़ाइए, तो उसका वो भी पढ़ाइए, वहाँ से कौन रिवर बहती ये भी बताइए। आप पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन उसमें ज्योग्राफी का भी पार्ट आ गया, जनरल स्टडीज़ का भी पार्ट आ गया, ताकि उसी समय बच्चे को ना वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाए कि इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है। मतलब यू आर ट्राइंग टू जो है मतलब उनका जो है क्लियर हिज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी है। तो वो जब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिकल आप करेंगे या मतलब कुछ चीज़ एक्टिविटी से कराएंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा, ये मेरा मानना है। एकदम टिफ़िन जो होती है, जो लंच बॉक्स होता है, लंच बॉक्स में देखा जाता है कि आजकल के बच्चे या फिर यूँ कहें पेरेंट्स भी जल्द में बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें देती थी जो बड़ा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म होता है। अब प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक से समझा जा सकता है कि कितना ज़्यादा चीज़ों को हम शुरुआत कर रहे हैं उसको बच्चे को देने के लिए। अब बच्चा खुद जो है शुरू कर रहा है अपने आप पे। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, अभिभावकों को आप अपनी तरफ से कुछ संदेश दे सकते हैं। देखिए आपका बहुत ही अच्छा सवाल रहा बच्चों के लंच पे। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि कोई भी बच्चा प्लास्टिक के टिफ़िन में नहीं लाएगा। वो हम मैसेज के थ्रू, रिटर्न के थ्रू वो बच्चों को स्ट्रिक्टली मना करते हैं, पेरेंट्स तक, वो अभिभावक तक वो संदेश अपना पहुंचाते हैं। और दूसरी बात रही जंक फूड की, तो जंक फूड भी उसी तरीके से हम लोग मना करते हैं जैसे अपने प्लास्टिक के टिफ़िन को मना करते हैं। स्पेशली उनको मैसेज किया जाता है। इवन अगर कोई बच्चा लाता भी है तो हमारे अध्यापक लोग पेरेंट्स को मैसेज करते हैं या ग्रुप में मैसेज करते हैं या डायरी में एक नोट डालते हैं कि आपको जंक फूड नहीं देना है, क्योंकि वो जंक फूड का मैसेज हमारे ऑफिस तक आता है। क्लास टीचर जो है ऑफिस तक वो मैसेज लेकर के आती है कि ये बच्चा जंक फूड लाया है। क्योंकि आप सबको पता है कि जंक फूड कितना हानिकारक है बच्चों के लिए। तो हमारे स्कूल में तो बच्चे बिल्कुल नहीं लाते हैं। देखिए मेरा तो हम यही कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं कि आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को जंक फूड ना दें। हाँ, सुबह थोड़ा समय लगता है आप लोगों को टिफ़िन बनाने में। कोशिश करिए कि हरी सब्जी को प्रिफ़र करिए, हरी सब्जी, रोटी, ठीक है। बच्चा रोटी नहीं खाना चाहता, पराठे बना सकते हैं, रोटी में आप घी लगा सकते हैं। कोशिश यही करिए। हाँ, महीने में 1 बार या 2 बार बच्चा बहुत जिद कर रहा है तो आप कुछ अलग से उसको एक्स्ट्रा
उसमें दे सकते हैं। और लेकिन उस पूड़ी सब्जी के साथ या रोटी सब्जी के साथ एक थोड़ा कुछ आप उनको डाल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कभी कभी बहुत जिद करते हैं। और दूसरा हमारा संदेश ये रहता है बच्चों के लिए कि बच्चे फ्रूट्स ज़रूर लाएं, क्योंकि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं। तो हम लोग संस्था की तरफ से सारे अभिभावकों को एक मैसेज देते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप अपने बच्चे को टिफ़िन में क्या दें। तो वो संस्था डिसाइड करती है, उसके लिए बच्चों को मैसेज जाता है, उसमें ग्रीन वेजिटेबल वो हम लोग प्रेफर करते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल के माध्यम से आप एक सैंडविच भी बना सकते हैं, रोटी में भी उसको अच्छे से कर सकते हैं, बच्चा उसको खाएगा भी। और फ्रूट को प्रेफर करते हैं। ये स्कूल से मैसेज बच्चों को रिटर्न में भी जाता है और हम लोग मैसेज भी करते हैं। तो यही है। जैसा कि सारे विभागों को मेरा ये अनुरोध है कि जो मैडम ने बताया इसको फॉलो करो। सर आपसे लास्ट ये मेरा संदेश भी है और ये हमारा सवाल भी है, क्योंकि आपसे बात करने पे सवालें मेरी ख़त्म नहीं हो रही है, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, लेकिन समय हम लोग को जो है थोड़ा मानना पड़ेगा समय के नियम को। अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे एक किताबी कीड़ा बनने के लेके, क्योंकि किताब ही पढ़ना ये तो आदमी का विकास नहीं हो सकता। तो सर ये हमारा संदेश आपके द्वारा शिक्षाविद द्वारा एकदम अभिभावकों के लिए जो है हमारा एक निवेदन है कि जो है बच्चों को न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ाएं। जैसे जो छोटे बच्चे हैं तो उससे उनको भाषा का ज्ञान हो जाता है। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जो विषय को समझने लगेंगे, तो उनको फिर विषय का भी ज्ञान हो जाएगा, देश प्रदेश क्षेत्रीय न्यूज़ का भी ज्ञान होगा। तो जो चीज़ समाज में देख रहे हैं, जो अपने से देख रहे हैं, उस पर बहुत फोकस नहीं है उनका, वो उसको देखते हैं भूल जाते हैं। जब न्यूज़ में पढ़ेंगे तो उनको अगर वो रियलाइज़ करेंगे तो उनको एक सामाजिक ज्ञान होगा हैं। और पढ़ाई शिक्षा केवल जो है पढ़ाई, किताब की पढ़ाई का ही नहीं है। शिक्षा एक ज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि आपको ज्ञान मिलना है, पढ़ाई का ज्ञान मिलना है, टेक्निकल एजुकेशन का ज्ञान मिलना है, समाज का ज्ञान मिलना है, अध्यात्म का ज्ञान मिलना है। तो शिक्षा एक सर्वांगीण विकास के लिए होती है, ठीक है। तो इसलिए वो किताबी कीड़ा न बन के उनको बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर तरह की शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा जैसे किसी से मिलने से भी शिक्षा मिलती है, बिना पढ़े भी शिक्षा मिल जाती है। अच्छे लोग अच्छे समाज में अगर बैठेंगे तो आपको वो अच्छे मिलेगा। लोग साधु संत सन्यासियों के बीच में जाते हैं तो वहाँ से एक नैतिक शिक्षा मिलती है। तो इसलिए किताबी कीड़ा तो नहीं बनना चाहिए। बच्चों का उससे डेवलपमेंट बड़ा कन्फाइंड हो जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारी शिक्षाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आप अभी जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ देख रहे थे डॉक्टर मिलिंद कुमार सिंह जी का और निरुपमा सिंह का, जो कि सेरेन सोनी पब्लिक स्कूल जो कि सत्यम नगर गोइठा में पड़ता है, यहाँ चल रहा था। जो कि जैसा मित्रों हमेशा बताता रहता हूँ, बड़े व्यक्तित्व के लोग हैं। तो अभी बहुत सी जिज्ञासाएं आपके भी मन में होगी और हमारे मन में यह सवाल पूछने का, लेकिन समय हम लोग को इजाज़त नहीं दे रहा है। समय तो अपनी रफ्तार से ही चलेगा। तो हम लोग इसी वादे के साथ विदा हो रहे हैं सर कि अगस्त में आप हमको सेकंड सेशन करने की इजाज़त मैडम आपसे और आपसे ज़रूर दें जी। नहीं ज़रूर जो है। अब आप लोग यहाँ आए, आप लोग के लिए आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा समझा कि भाई हम लोग भी कुछ बता सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता सकते हैं। तो आपने हम लोगों से संपर्क किया, हमारा एक इंटरव्यू लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और हम आप और आपके जो कैमरामैन हैं तिवारी जी जो है, दोनों लोग से व्यक्तिगत रूप में भी बहुत प्रभावित हैं। तो हम तो ये चाहेंगे, और ऐसा नहीं है कि हमें भी आप लोग से सीखने को मिल रहा है। हम लोगों ने कभी मतलब इस तरह से सेशन नहीं किया, न ही कभी किसी उसमें रहे जो है। तो ये हमको भी अवसर मिला, तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और आप जब हमें याद करेंगे तो हम आप जरूर प्रयास करेंगे कि जो हमारा छोटा मोटा जो ज्ञान है आपको देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवादिता के साथ इनका प्रोग्राम होता है, उसको भी कवर करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।